Tell me about yourself, sir. I am known as Vedsri Dr. P.V.N. Murthy. I was a software manager for several years in Air India headquarters, Bombay. In the last my 3.5 years of service, I was in charge of International Airport Air India, Bombay itself. Fully in charge of the full airport activities. Okay. And I was earlier a technical librarian in many huge libraries. Where? I am a qualified, postgraduate qualified library science graduate. Okay. Okay. And so after working in huge libraries, I have read a variety of books, and also introduced to many of the readers about the merits of very good books received by those libraries. Okay. After that, I did computer science, and I became a console operations manager in Air India, Bombay. After that, I entered into systems side of the computers. I became systems manager, and when I was a manager, there were some two newspaper reports in Times of India, which said, the first powered aircraft was built by an Indian called Shivakar Babuji Talpade, a Bombay engineer. He built an aircraft on the basis of the aerodynamics found in Atharva Veda and flew the aircraft for 15 minutes at an altitude of 1500 feet above Chowpatty beach of Bombay. Okay. That event was witnessed by the then High Court judges and press reporters and the then Maharaja of Gaikwad. Okay. And the event, he flew for 15 minutes and made an automatic landing. Okay. The event was appreciated by one and all, but being a British Raj, they seem to have suppressed the news and might have killed the designer Talpade also. And the newspaper report further said the aircraft has been smuggled by Britishers to Bangalore and then to London by ship and then to America by ship. And it was said also that the same aircraft was modified and flown as their own aircraft by Wright brothers. ओके संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कंसेप्ट जो मूर्ति साहब का जो आपने बताया वैदिक के लिए, आप भी इनसे मतलब प्रेरित हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये वैदिक साइंस बेसिकली क्या है और आपके मतलब व्यक्तित्व की तो सबको मालूम है, क्या ऐसा महसूस करते हैं कि वैदिक साइंस क्या है, व्हाट इज ऑल इट? हाँ, देखिए वैदिक साइंस को मैंने इसलिए बहुत इमीडिएटली आई एग्रीड विद हिम बिकॉज जब मेरे बच्चे छोटे मतलब गर्भ इस दुनिया में आए भी नहीं थे तो मेरे पास मुझे किसी ने वेद दिए थे, मेरे पास वेद रखे हुए थे, तो मैं कई बार उठा के पढ़ने की कोशिश करती थी बहुत संस्कृत में, और ऐसा मैं सोचती थी, पर वैदिक लैंग्वेज अलग है वो। तो मुझे जब भाषा का दिक्कत हुई तो पर लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, मैं लेके बैठ जाती थी, और मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे की डिमांड थी इनफैक्ट। और मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कहूँगी आपको कि जब एक बहुत सारी अच्छी सोल है इस ब्रह्मांड में, एंड दो सोल्स आर सर्चिंग फॉर गुड, एक गर्भ चाहिए उसको, अच्छा गर्भ ढूंढ रही है, तो हमको लगता है कि जैसे मेरा बच्चा गर्भ में आया तो मुझे टेलीविज़न देखना अच्छा नहीं लगता था, या इधर उधर गपशप करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अच्छा लगता था कि मैं जाके पूजा घर में बैठ जाती थी, रामायण खोलती थी और या फिर वेद उठा के बैठती थी। तो लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती थी बात, तो लेकिन फिर भी मैं वेद अपने पास रखती थी। हाँ, उसके बाद मुझे एक दिन मेरे हस्बैंड ने
सीढ़ी ला के दी। तो जब मैंने उनसे चर्चा नहीं की थी तो मैंने कहा ये क्या है, तो ये ना वेद है, उसके वो है, उसको सुनना। हाँ मैंने कहा मुझे तो आपको कैसे पता मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए था। तो आप इतना मतलब इतना अच्छा लगता था मुझे सुनना कि वो हमेशा मेरा रिकॉर्ड बजता रहता था। आराम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो भी वो रिकॉर्ड बजता था। सुबह सुबह उठ के लगा देती थी। अपार्ट फ्रॉम अदर, वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कंफर्टेबल है। तो आप जो विषय में बता रहे थे कि जैसे जब आपके मतलब बेबी हुए, बच्चे हुए जब, तो आपने उस समय वेद उच्चारण या जैसे आपके हस्बैंड ने वो सीडी आप बता रहे लाइव, तब कैसा अनुभव आपको हुआ कि भाई आप उसको सुनने लगे, जैसे आपने कहा काम और बहुत सूदिंग था इनफैक्ट। और मैं हमेशा, जैसे मेरा बेबी डिमांड कर रहा हो सब चीज़ें, और जिस तरीके से एक महिला गर्भवती होती है तो उसको ये भोजन करने का मन करेगा, ये पहनने का मन करेगा, ये सब चीज़ करने का मन करेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा आई गॉट इनटू मोर स्पिरिचुअलिटी। पहले तो थी मैं स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, लेकिन मैं और ज़्यादा गहराई में चली जाती थी। और मुझे सबसे पहला मुझे लगा कि कभी रामायण उठाती तो कभी वेद उठाती थी। तो वेद जो उठाया तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो बहुत मन करता था कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये भाषा जब मेरा बच्चा घर में है, जब इस दुनिया में आएगा तो उसको मैं ज़रूर सिखाऊंगी। हाँ, और ताकि वह इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सके जो उनकी माँ जानना चाहती है। और क्योंकि भाषा के अभाव में उनको नहीं समझ आया, लेकिन एक भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सप्ताह तक मैं रोज़ाना वेद को लेकर बैठती थी। विदिन अ वीक मेरे हस्बैंड एक दिन आते हैं और कहते देखो मैं तुम्हारे लिए एक सीडी लाया हूँ जिसमें गर्भ संस्कार के बारे में और वेद के बारे में वो है, वैदिक उच्चारण है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपको कैसे पता मुझे ये चाहिए? कहता नहीं, मैं तो पता नहीं एक म्यूज़िक शॉप देखा, मैं रुका और मुझे पसंद आया तो मैं गया। ठीक है, तो मैं जब उनको सुना, उसमें जो रिदम, उसकी जो एक बहुत सुंदर सी फीलिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर दिन भर उसको सुनती थी। सोने जा रही तो उठती थी तो लगा देती थी, उसके बाद कुछ कार्य कर रही तब आराम करती तब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसका इफ़ेक्ट मैंने मेरे दोनों बच्चों को देखा। तो ऐसा क्या महसूस हुआ आपको, बच्चे जब मतलब अब आपके बच्चे भी, तो कि बच्चों के अंदर उन वेदों का मतलब ज्ञान की अगर आप बात करें, ज्ञान की बात करें तो देखिए मेरा बेटा ने पहली बार तो मैं ऐसा सोचती थी कि संस्कृत भाषा में, और मैं अक्सर बोलती थी कि मेरा बच्चा जब होगा तो उसमें संस्कृत सिखाऊंगी। जब मेरा बेटा 4-5 साल का ही था, 4 साल का था, और तो कुछ तो मंत्र उच्चारण, 1.5 साल का था, मैंने सिखाया नहीं। गायत्री मंत्र इतना अच्छे से उच्चारण करता था। दुर्गा जी के 32 नाम, 4 साल का बच्चा, अच्छा 5 साल का बच्चा, विदाउट टीचिंग ही इतना अच्छा से उच्चारण करता था। एक दिन मुझे कहता है, 4-5 साल के बच्चे, उसी दौरान सुबह सुबह जब मैं पूजा करती थी उनके पास आ जाता था, उनको सुबह जल्दी उठना, हाँ उनका, और फिर आकर के मेरे पास बोला कि माँ एक दिन अपने आप स्नान कर लेना, इतना छोटा बच्चा, खुद से कपड़े पहन लेना, खुद से सब कार्य करना। फिर कहता माँ एक दिन आप मुझे संस्कृत का टीचर कब बना के देंगे? तो मैंने कहा कि हाँ मैं जल्दी लाऊंगी। हाँ, फिर एक दिन पूछता तुम पूछोगे नहीं कब लाए तुम टीचर संस्कृत का, पूछे ढूंढा निकलने, तो तुम जानोगे नहीं मुझे संस्कृत का टीचर क्यों चाहिए? मुझे वेद से पढ़ना है, तभी तो मैं पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा जो मैं सोचती थी घर में जब था बच्चा, वो ये बोल रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? उसके बाद जैसे जैसे इवन 3 साल का ही था, इसका हमने लेखनी संस्कार कराया, तो सभी लोग जब ये पैदा भी हुआ था तभी भी सारे लोग बोलते थे, जनरली बच्चा जब पैदा होता है
मेरे दोनों बच्चों ने कभी मुझे रात में जगाया, अच्छा। कभी भी। आराम से सोते थे, दिन में नहीं सोते थे, दिन में जगे रहते थे, और रात्रि में सो जाते थे तो सुबह 4 बजे उठते थे। ऐसा नहीं कि बीच में मुझे फीड कराना, ये इतने छोटे बच्चे भी थे। और उनका बहुत सारी ऐसी अलग अलग बातें थी कि जिसमें वहाँ हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर आकर के देखते थे बच्चे सो रहे, या फिर ऐसे देखते रहते थे डॉक्टर बाद। और मेरे जब भी रूम में आते थे रोते नहीं थे बच्चे, होता ना जब बच्चा रो रहा है ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो रिदम और म्यूजिक का ही अफेक्ट था इनका। उसके बाद अभी भी जब ये लेखनी उसका जब कराए थे संस्कार, तो वहाँ पे भी अरे ये इतना अच्छे से पूजा कैसे कर लेता है, इसको जो कहा जाए वो अच्छे से तुरंत टक टक जैसे इसको आता है भाई से। इतना छोटा बच्चा, वो ये बनारस का पन्ना तो नहीं आ गया आपके यहाँ, ऐसे कर लोग बोलते थे। तो उसके बाद जब मैंने संस्कृत का टीचर ढूंढा, उनको दिया, तो वो भी ऐसे से कि इसको एक बार श्लोक बोलते तो जनरल इसको याद हो गया। बहुत अच्छा उच्चारण करता है ऐसे लगता है, पता हम भी इतना अच्छे से नहीं कर पाते जो करते हैं। तो इस तरीके से जैसे गीता भी पढ़ा रहे थे उसको, तो इनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ जानना चाहते हैं, जितनी हमारी हेरिटेज चीज़ें हैं हमारे वो जानना चाहते हैं। तो जैसे अभी दे डोंट ईट गार्लिक ऑनियन, वो सिंपल फूड लेते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है ठहराव में बच्चों में दोनों मेच्योर। जब वैदिक आपने जैसे अपने ये व्यक्तिगत अनुभव की भी आपने बात करी है ना, वैदिक से बच्चों के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर है, उसी लिए मैंने इनफैक्ट अचानक मेरे देखिए प्रकृति में सब कुछ है, सात्विक राजसिक और तामसिक। आप जैसा भाव रहेगा ऐसी चीज़ें आपके पास आएंगी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में क्यों ये बातें डाली गई ऑलमाइटी द्वारा, या जो भी एक तो है कोई चीज़ जो आपको दिशा निर्देश करती है। आपको दिशा कैसे देती है आपकी सोच, यदि वो क्लियर है। कई लोग देखते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बड़ी क्लियरिटी के साथ में हर चीज़ करते हैं। तो वो जितना टेबल है या कोई शीशा है, उसको जितना हम रोज़ाना साफ़ करेंगे तो आपकी छवि क्लियर दिखाई देगी। यदि हमने 10 दिन तक नहीं साफ किया तो उस पर डस्ट जम गया। तो उसी तरीके से हमारे थॉट्स हैं, यदि हम थॉट्स को क्लीन नहीं करेंगे है, हम अपने खुद क्लीन नहीं करेंगे अपने आप को, तो अपने आप को जो क्लीन करते तो हमारे व्यक्तित्व में आता है, वो हमारी आत्मा में वैसे क्लीन होते हैं। अपने कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ये सारे काम जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो हम अपने आप को, शरीर को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं तो हमारे थॉट्स भी, हमारे जो सोल है वो भी क्लीन हो रही है। तो उसी तरीके से जैसे शीशे में अपनी छवि हम नहीं देख पाएंगे और उस पर डस्ट हो गया, तो उसी तरीके से हम अनावश्यक थॉट्स अगर हमारे या नेगेटिव या कुछ इस तरीके के थॉट्स जो आ गए या हमें, तो वो फिर आपको क्लैरिटी में दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैंने बहुत साल पहले कहा था कि हमारे वेद को इनको पेटेंट कर देना चाहिए। और मैंने वेद को पेटेंट करने के बाद इसलिए नहीं कि मैं अपना थॉट्स बताती, पहला थॉट्स ये आया था कि इसका मिसयूज़ ना हो जाए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्व में जो भी चीज़ें तरक्की कर रहा है, जो नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोई चीज़ ला रही है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे गहन रहस्य छुपे हुए हैं कि उसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि प्रकृति में तामसिक भी है ना, सात्विक भी है, राजसिक भी है। तो लोग आप खुद ही देख रहे हैं, जो चीज़ हमें करने की नहीं वो करते हैं, है ना, और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। जब एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया तो वो तो फिर अस्वस्थ ही सोचेगा, स्वस्थ तरीके से तो नहीं सोचेगा ना, और क्योंकि वो इरिटेट रहेगा तो वो जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड वो नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कि मैं मिस्टर मूर्ति जी से मिली तो जब मुझे बताया गया कि ऐसे से, तो मैंने इमीडिएटली एनालाइज किया, वाओ इट्स वंडरफुल थिंग्स, कि किस तरीके से
how we can simplify the whole education system, number one, and इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शोध कर सकेंगे और शोध राइट डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये वैदिक लैंग्वेज जो है इटसेल्फ दिव्य भाषा है ना, क्यों सर? इट्स दिव्य भाषा है। तो हमारे ह्यूमन में जो एरर भी आ गया है तो वो भी रेक्टिफाई होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। ये मेरी अंदर की फीलिंग है। और क्योंकि किसी भी चीज़ की एक पूरा सर्कल होता है ना, जैसे चक्र घूमता है, उसी तरीके से युग घूमते हैं। तो हमारा एक कलयुग है, मेरे ख्याल से इसके बाद अच्छा युग आना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारा, मेरे ख्याल से इसलिए विष्णुमूर्ति जैसे लोगों को ईश्वर ने चुना इसको डिक्वालिफाई करने के लिए। और इस एज में भी आई सैल्यूट हिम एट दिस एज, हाउ ही इज पेइंग हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स रिसर्च। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए, है ना। इट शुड बी नेशनल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और आप जैसे आज की, आप खुद स्वयं एक बड़े प्रेरक व्यक्तित्व हैं और वैदिक का जो आपने मतलब फॉलोअर भी रहे हैं, और अब आप ये कहना चाहिए कि उसके फॉलोअर नहीं, मैं जीती हूँ जीवन को। ओके, अभी आप देखिए, आप आए हैं, आपके लिए हम भोजन जो पकाए हैं तो बिल्कुल मैंने कोई मसाला को पीसा नहीं, मैंने नेचुरल मसाला डाला, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम मिक्सी में पीस देते हैं, जब ज़रूरत है पीसने तो सिलबट्टा भी ऐसे जनरली पीसते हैं। मिक्सी में अगर पीस दिया उसको, तो वाटर डाल के कोई चीज़ पीसा है तो अलग चीज़ है, लेकिन यदि आपने ड्राई पीसा तो उसका ऑयल जो है वो सारा वाइब्रेट हो गया। तो जितने भी ये जो मसाला आते हैं ना पैकेट में पिसे हुए, तो इससे इकोनॉमी ही नहीं बनती, उसकी गुणवत्ता भी खत्म हो जा रही है। अच्छा। और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि पैकेट है, कितने पैकेट बनेंगे, है ना। और आपके जितने भी लोग हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट पर कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि मशीन उसको पीस रहेगी। तो हमारी सीधा बताइए इकोनॉमी पे असर है या नहीं? यही एक साबुत मसाला है, जीरा है, काली मिर्च है, या इलायची है ना, जायफल है, हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यदि आप तेज पत्ता है इसको साबुत डालेंगे तो उसका अर्क जो है वो ज़्यादा है, उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो हमारे शरीर में ज़्यादा है। लेकिन आज के जो मतलब आज के बच्चे, या मतलब आज का फैशन ही ऐसा हो गया कि क्या बच्चे वास्तव में इन चीज़ों में इतना मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, तो उनके अंदर कैसे ऐसी इंटरेस्ट इसलिए नहीं रखते, मैं क्षमा चाहूँगी, शायद मैं बस स्पष्ट इस बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल। माता श्री अगर इंटरेस्ट रखेगी, ओके, माँ सबसे पहले शिक्षक होती है और पहले चिकित्सक भी होती है। बहुत बढ़िया। ये केवल शिक्षिका नहीं होती, वो चिकित्सक भी होती है। किसी भी बच्चे को कुछ तकलीफ है तो माँ को सबसे पहले पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया, उसको मैं असली माँ कहती हूँ। बहुत बढ़िया। वुमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा वहीं पर पूरी होती है, जब अपने बच्चे को सही से एक पहली अच्छी शिक्षिका बन करके, एक चिकित्सक बन के एक राष्ट्र को या इस दुनिया को एक अच्छे मानव के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में देती है। बहुत बढ़िया। संतोष जी, मैं उनको मूर्ति साहब, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर रिसर्च अबाउट दिस वैदिक साइंस एंड on which you are working upon now? As I told you already, the two news items about the aeroplane, first aeroplane being built by Talpade, an Indian, that gave me impetus to probe Vedic literature, because he said aerodynamics given in Atharva Veda was the base for building his aircraft. So I wanted to know what actually Atharva Veda is. I belong to a priest class family, having an impression that Vedas are only God related works in praise of gods. So these words of Talpade incited me to probe Atharva Veda for its aerodynamics contents. Being a software manager in Air India, I was
actually, in airlines, no, I wanted to know what these airlines of Vedic period are. So I started probing. But at the time of starting, I was not knowing proper Hindi also, leave alone Sanskrit. So I started studying Sanskrit language privately, self-study. From a book, learn Sanskrit through English in 30 days, or so, 10 rupees book. I had many doubts from that book. I inquired the Sanskrit Heather department in Bombay University to clear my doubts. She said, your self-study of Sanskrit language is a sin. One should not have self-study. I became very angry, really, but I should not show the anger to the head of the department Sanskrit. I approached Professor Suresh Upadhyaya, head of the Sanskrit Research Department in Bhavan's College, Bombay. He encouraged me. He said, Murthy, you are God sent for this purpose. Do the research the way you like. You will get into something very big. Saying this, he encouraged me. So, after clearing my doubts from that Sanskrit learning board, I started to translate Atharva Veda first. To my shock, I could not translate even single line of Atharva Veda. I tried to translate the other Upanishads, etc., random selective. And there also, with the scanty knowledge I had in Sanskrit, I could not even translate even a single line. That gave me a doubt. Sanskrit language is something mysterious, Vedic language is something mysterious. So, on my further probing, I found out Vedic language is not Sanskrit at all. That gave me a very big shock. So, I started knowing, doing research, what should be the Vedic language. For that purpose, I had to collect which is the oldest information about which is the oldest language, which is the oldest script. I took help from Archaeological Society officers, went to the archaeological sites, went to mountains, caves, and approached very ancient, aged people who knew Sanskrit, etc. I did a lot of research, approaching many places to find out what is the actual oldest language and oldest script. I found out finally after 25 years of research through ancient books, through ancient manuscripts, palm leaf manuscripts, etc. 25 years I was very curiously engaged in this research. Finally I found out Veda Bhasha is definitely not Sanskrit. It is a binary coded computer bit friendly language. It works just like a machine language in the present computers, to the extent that we can say, we can assert that Vedic language is the possibly best computer machine language those days. Means, at least 40,000 years of ago. Not like other scholars sayings that Vedas are only 3,500 years old. In my findings, through archaeological research, through etymological research, to linguistics research, to scientific research, to mathematical research, all these things, historical, all these things proved that Vedic language was at least
40,000 years old. The Vedic language was used, practiced, being taught in those days in all educational institutions all over the world through Vedic language only. Media was the Vedic language. Only when the Pralaya came and land drift happened, continents split from one another, then only same Vedic language was split to the different drifted lands, but survivors were very few. There was nobody to teach Vedic language any further. So Vedic language actually perished during Pralaya, at least 40,000 years ago. Then the survived literature from Pralaya are the ones now we are having with us. Okay? But people do not know in what language that literature is composed of, isn't it? So there was nobody knowing actual Vedic language. Before that time, Sanskrit was born to Vedic language. Before this time, from the survivors, because of reasons of requests from foreign traders, from Rome and European countries and from East, etc. On their demand, Sanskrit was designed afterwards. That because of the Sanskrit designers' influence with the kings and rulers, Sanskrit became very popular, and there were more people knowing Sanskrit only and nobody knowing Vedic language. People thought Vedas are composed in Sanskrit language only. That's not a fact. So even at present, no Sanskrit scholar, even head of the departments of universities, etc., Sanskrit-oriented universities also, nobody is able to translate even a single line of Vedic sloka by themselves. So, all the literature, by doing research, by translations, are thorough misinterpretations mostly. There may be one or two genuine literature from the people who knew actually what is Vedic language. So, it became very, very necessary for us to teach Veda Bhasha to everybody at present. Then But what? there is nobody. Then what you have the initiative taken by you to promote this Vedic language? Yeah. So, after finding what is actually Vedic language, after 25 years of research, I started giving lectures to different universities, colleges, public forums, scientific forums, religious forums, etc., on the subject that Vedas are not in Sanskrit. And Vedas are actually textbooks on different subjects of sciences, mathematics, engineering, technology, medicine, etc. And with my finding of Vedic language, actual Vedic language, I started mathematically decoding a few works of Vedic literature like Atharva Veda, Ishopanishad, Kenopanishad, Kathopanishad, Sankhya-Karika, Brahma Sutra, etc. using the new subject called lingua mass, that is mathematics of languages, found out by me after the research, which is actually saying how Veda Bhasha is constructed scientifically and mathematically. So, if I apply lingua mass to Vedic literature, each and every work of Vedic literature present themselves into pure textbooks, unadulterated, unambiguous,
and very pure Mhm. textbooks are different subjects of sciences, mathematics. For example, Ishopanishad is theory of light, which contains all the modern science theorems already in there. Kenopanishad is kinetics, statics, dynamics, etc., laws of motion, etc., which also contains all the theorems in kinetics within them. And Kathopanishad is actually theory of sound, even waveform theorems, etc., are already there. And it springs up a surprise to everybody. It's like a magic. So, other words, if we are able to decode mathematically using lingua maths, we can establish a big university, Vedic Science University for first time, to teach our own, India's own science and mathematics, engineering, everything, and which is far more accurate than the theorems, their practical applications, etc., than whatever is existing in modern science. From that angle, have you chosen, or rather, any university or center you have opened to impart such kind of education, to educate the people Yeah. in this direction? Now I am ready for opening a Vedic Science University for the first time in the world, and I am going to start classes, e-classes first, from 15th August onwards, after getting admissions of students to the university in this forthcoming seminar on 15th and 16th July at Delhi itself in Guruvayur Open Temple Complex. Okay? There I will see how many students are seeking admissions, and I will be publishing a magazine, monthly magazine, with the title Ancient Scientific Wisdom, which will actually give research findings, the results of our team's research findings in Vedic science from Vedas and Vedic literature, actually step by step in that magazine, which is very useful for any students above 10th standard, 9th and 10th standard, above, right. Tell me about your upcoming seminar, little bit idea for the Yeah. viewers. This seminar is specially organized in Delhi, even though I have organized such seminars in other states. Now it is organized specially in Delhi to make the government, central government, to know what is going on in Vedic science. Okay. How many participants will be there, and who are the participants? Yeah. Our main participants are Dr. Ram Gopal, former director of DRDO in Delhi, and Dr. Prasanna Gautam from Scotland, who is an MBBS doctor, FRCS, etc. He is also a Vedic scholar, and Dr. Shankar, he is National Secretary of Bharat Vikas Parishad. It's a nation-based organization. He is a scientist. He is also a main participant. Justice Vallinayagan is a main participant. He was former High Court judge. And Dr. Kannan IAS, he was Chief Secretary to Tamil Nadu government, just now retired. He is also presenting a research paper. And SPS Chauhan, he was in China, a professor in China. He has also come to present a paper. And Dr. Shashi Tiwari, she is president of Wider Association for Vedic Studies in India, a branch association for World Association for Vedic Studies known as WAVES, incorporated in US. Dr. Bhudev Sharma is out of session, so he is not able to come. And I already met a few ministers who have pledged support
of the government to have university in different places of our different states in India. Unfortunately, the ministers whom I met are not able to come because of preoccupation or fracture in, like, home Presidential ministry, election. presidential election, all those things. No minister is able to come, even though they wish to come, they are not able to come. Otherwise, several students belonging to science and technology, and 9th and 10th standard onwards, Navodaya Vidyalaya School. NVC, NVS or Anyways, something Navodaya like Vidyalaya School. that. Several students are coming, hundreds of students are attending the seminar. Okay. Besides, several scientists, prominent scientists, have asked me whether we can attend. I said, you are welcome. Some 10 scientists, I do not know their names, I don't remember their names. About 10 more scientists are going to come. And several PhD students from Delhi Sanskrit Academy and from WAVES members, and from Bharat Vikas Parishad members. Everybody is interested in this subject. Everybody is interested in promoting India's own science and technology. And when such a thing is a boon to the nation. Not only I am telling, others who hear from me, they are telling, your research finding is a boon to the nation. It has to be nationalized actually. And they are warning me not to reveal the final secret to any foreign country. You should remain within our country and we will all promote. Even in our country promote. also, we should have, when we are giving education, we should have the bond sign. Right. They should not misuse it. So that's what everybody wishes, and I have very high hopes that this university will come up within our country only, and science and technology will go to dizzy heights. Better than we will be able to design better gadgets, amazingly different from whatever is existing, whatever aerospace vehicles also is existing. We may be able to design better equipments, even better weapons, which I don't wish. Actually, rectifying things will during this your journey of research and rather imparting this science to lecture different places across India and abroad, who or whatever university or institution come forward to rather support you? Yeah. What is that and who are they? See, there were inquiries from Germany, a big institution. They wanted to become our franchises. When we start the university with a recognition from UGC or some recognition, they wanted to become our franchise from this thing. And from England, people were inquiring and to start the university there itself. And I heard through indirect ways, NASA is trying to get the secrets from me, secrets of Vedic science from me. But it is through a different channel, which I do not know actually. I came to know they are thinking of sending their team to me to discuss, or they are intending to call me there for discussions. Okay. And several separate scientists from Arab countries also. They are trying to fund me also. They told they will fund me if you, decode the Vedic works. They are giving it to me. They are offering a huge money, it seems. But I am not any more interested in money because I have enough money to lead comfortable life in my life. I am aged 80.
I don't require, what do I do with the money? So I am interested in teaching Veda Bhasha, Okay. promoting science and technology from Vedic literature to everybody who is interested. Apart from foreign offer, Yeah. have you got any rather offer from Indian any states or universities? There were several private organizations who offered, we will give you land, 50 acres land, 30 acres land, in different states also. And I said, I am not an agriculturist. I am a scholar. I don't have any interest unless you give funds for infrastructure and a running capital. Without that, Even that day, Home Minister itself said he himself, the Home Minister himself how much said, money he required. yeah. What he said? How? He said, we will try to promote these universities through government itself. Even how much money Yeah. he's asked, how much money, straight we asked. Yeah. I said, I'll give you an estimate. If you come, take a firm decision, I will come with the financial report. Okay. Actually, I need, if you want to start classes direct with the students, direct classes, I need around 15 crore as a running capital and required infrastructure to accommodate as many students who get admissions. Okay. With this, I will be able to complete my target of decoding mathematically all the 108 Upanishads, all the 4 Vedas within 4 years. I am Okay. starting a course, PhD course, okay, wherein only admissions are available only for graduates, preferably science, mathematics, computers, and other disciplines, professional disciplines, not literature. Have you designed some syllabus also? Yeah, syllabus is very, very ready to teach Veda Bhasha for 1 year. Hmm. And after learning Veda Bhasha in 1 year, I will award a diploma saying diploma in Veda Bhasha. Okay. After that, the students can branch out to other Bhasha also. Means, Sanskrit oriented Veda Bhasha, Tamil oriented Veda Bhasha. They can branch out. And ancient Sangam Tamil literature is exactly Veda Bhasha. Actually, They are also composed in Veda Bhasha. How you are expecting from general public or means from education institution whether they accept your what you are planning or whether you are dreaming of? I got acceptance, recognition of my theory, which is capable of decoding several scriptures in many ancient languages. That is my theory of lingua mass. I got already recognition all the world over from scientists, mathematicians, engineers, etc. Wherever I was giving lectures. I have given more than 100 lectures in all major cities of the whole world. Yeah. Everywhere I am appreciated, everywhere I am getting recognition, and my audience consisting of mainly technical people, they say, if you start the university, we are ready to join. All over the world. In US, I wrote a book called Ramayana Ragasya, Mm-hmm. which gives glaring examples that original Valmiki Ramayana is a book on pure astronomy, devoid of the story of Rama, etc. Mm-hmm. This book review was published in the US newspaper, several bouquets and brickbats, and because of the review in Observer newspaper in US, 1700 copies are sold in US alone. Okay? And I went to a seminar in Baltimore. I displayed my books and previously published magazines. Within 3 hours, all the copies were sold.
in 3-day seminar. Within 3 hours, all the copies were sold. And I got several offers. Can you come and teach Vedic mathematics, Vedic science in our premises, etc. I said, no, I want to teach to everybody. So I want to start a university in India itself. And that is getting realized within 3-4 days now. I am announcing that I will be starting Vedic Science University from 15th August onwards. Okay? I will run classes. And why 15th August? On 15th August we got political freedom, but not educational freedom. We are still slaves to the Britishers. Yes. In our education system. We are following their syllabus, whereas Britishers have taken every subject from Vedas, Vedic literature. They are boasting that the scientific theorems are their own, and we are, unknowingly, we are re-importing the same thing. So, I want India to get educational freedom. We want all the citizens to be taught through Vedic science, to Vedic language, to Vedic science, everything, all the subjects. Enough syllabus is there to do that. Thank you, sir.